हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, जड़ों के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है गाजर चुकंदर मूली, ऑप्शन बी कहता है चुकंदर आलू अदरक, ऑप्शन सी कहता है गाजर हल्दी अदरक और ऑप्शन डी कहता है शकरकंद मूली हल्दी। तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि हल्दी क्या है, एक तना है। ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, हल्दी और अदरक क्या, ये भी हमारा एक तना है। ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन बी में चुकंदर आलू था ना, तो आलू भी हमारा क्या है, ये भी हमारा तना है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, गाजर चुकंदर मूली ये क्या है, जड़ें हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस चिड़िया का नाम बताइए जो दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से उस चिड़िया का नाम बताइए जो दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ऑप्शन ए कहता है कठफोड़वा, ऑप्शन बी कहता है दार्जिन चिड़िया, ऑप्शन सी कहता है जुलाही चिड़िया और ऑप्शन डी कहता है गौरैया। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो दार्जिन चिड़िया होती है वो दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पत्तों को सिलकर उसने क्या बनाया है, घोंसला बनाया है। क्या इसको कहते हैं, दार्जिन चिड़िया कहते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ऑप्शन ए कहता है सूर्यमणि, ऑप्शन बी कहता है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी कहता है सुनीता विलियमसन और ऑप्शन डी कहता है विजेंद्र पाल। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, वेट लिफ्टर की। वेट लिफ्टर कौन है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कर्णम मल्लेश्वरी की। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की निवासी है, आंध्र प्रदेश की। इनका जन्म कब हुआ, 1 जून 1975 को इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थी, ये भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली वेट लिफ्टिंग में पहली महिला थी। इन्होंने कितने मेडल जीते, तो इन्होंने 29 मेडल जीते। और इन्होंने कितने किलो का भार उठाया, तो 130 किलो का भार उठाया। ये तो थी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब किसकी बात करेंगे, सूर्यमणि की। तो सूर्यमणि जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी, ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट। झारखंड की निवासी थी। ये क्या थी, आदिवासी महिला थी। और क्या थी, ये बीए पास करने वाली भारत की पहली आदिवासी महिला थी। और इन्होंने क्या किया, गांव के लोगों के साथ मिलकर तोरांग नाम का एक केंद्र खोला। ये कौन सी थी, सूर्यमणि की बात हो गई। अब सुनीता विलियमसन की बात कर लेते हैं। तो सुनीता विलियमसन क्या थी, ये अंतरिक्ष पर जाने वाली भारत की दूसरी महिला थी। क्या थी, ये अंतरिक्ष पर जाने वाली भारत की दूसरी महिला थी। 9 दिसंबर 2006 को ये अंतरिक्ष पर गई थी। ये सुनीता विलियमसन से संबंधित बात हो गई। और विजेंद्र पाल की बात कर लेते हैं। तो विजेंद्र पाल जो क्या थी, ये उत्तराखंड के जो नकुरी गांव है वहाँ की रहने वाली थी। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 23 मई 1984 को झंडा फहराया। कितने बजकर, ये भी पूछता है कितने बजे फहराया, तो 1:07 पर इन्होंने झंडा फहराया था। तो ये तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसे कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है संकटापन्न प्रजातियां, ऑप्शन बी कहते हैं दुर्लभ प्रजातियां, ऑप्शन सी कहता है स्थानीय प्रजातियां और ऑप्शन डी कहता है विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि संकटापन्न प्रजातियां की यहाँ पर बात हो रही है। तो संकटापन्न प्रजातियां रेड डाटा बुक के अंतर्गत आती हैं। ये कौन संस्था जारी करती है, तो IUCN जारी करती है। कौन सा संस्था जारी करती है, IUCN जारी करती है। आई मतलब इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ
कंजर्वेशन, सी से कंजर्वेशन और एन से नेचर की यहाँ पर फुल फॉर्म होगी, क्या होगी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की ये फुल फॉर्म है। ये क्या करती हैं? तो ये जो संकटापन्न प्रजातियां होती हैं उनके लिए कार्य करती हैं। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल के संबंध में सही नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल के संबंध में सही नहीं है? नेगेटिव की यहाँ पर बात कर रहा है, जल के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि इसमें विभिन्न पदार्थों का विलय करने की क्षमता होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक नहीं होता, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर तो कम होता है ना। ऑप्शन डी कहता है कि जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। पूछा क्या था, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराते हैं, उससे क्या पता चलेगा? ऑप्शन ए कहता है कि उनमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। ऑप्शन बी कहता है उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। ऑप्शन सी कहता है लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम का पता चलता है। ऑप्शन डी कहता है उनमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जांच कराने से क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम का पता चलता है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो अब हम मैप में देखेंगे पहले, तो मैप में देखेंगे तो तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है, ये हमारा तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपको बताने हैं। तो निकटवर्ती राज्य कौन सा है, एक हमारा केरल है, दूसरा क्या है हमारा आंध्र प्रदेश है, और क्या है कर्नाटक है। हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए कहता है कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल, तो छत्तीसगढ़ तो हमारा था नहीं, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक क्या थे, हमारे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जीवाणुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है आपको, निगेटिव आपको बताना है, किसके बारे में, जीवाणुओं के बारे में। तो ऑप्शन ए कहता है कि जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, तो ये तो हमारा करेक्ट है कि भाई जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को स्टोरेज करके रखा जाता है, कोल्ड यानी कि फ्रिज में रखा जाता है। ऑप्शन बी कहता है कि जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके नहीं रखा जाता, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। भाई दूध को बचाने के लिए हम गर्म तो करते हैं ना उसको, तो ये कह रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि जीवाणुओं से बचाने के लिए खाद्य वस्तुओं का अचार व मुरब्बा के रूप में रखा जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब पूछा क्या था, निगेटिव, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल दूसरा ही हमारा सही था, क्योंकि पूछा ही निगेटिव था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं, एक तरफ रोग दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि विटामिन ए से कौन सा रोग फैलता है, तो ऑप्शन पहला पॉइंट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए से रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं।
ऑप्शन बी कहता है कि B1, तो B1 से कौन सा रोग फैलता है? बेरी। ऑप्शन सी कहता है कि विटामिन BC, तो BC से कौन सा रोग फैलता है? स्कर्वी रोग फैलता है। ऑप्शन डी कहता है कि विटामिन डी, तो विटामिन डी से कौन सा रोग फैलता है? रिएक्टस, जो हड्डियों को कमजोर बनाता है। तो अब हम यहीं पे लिख लेंगे, पहले का हमारा कौन सा पॉइंट करेक्ट है? पहला करेक्ट है। बी का हमारा कौन सा है? तो बी का हमारा तीसरा है। और सी का हमारा कौन सा है? तो सी का हमारा चौथा है। और डी का हमारा कौन सा है? तो डी का तो हमारा दूसरा है। अब हम इसको क्या करेंगे? ऑप्शन में मैच करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले का पहला था और बी का कौन सा था? तीसरा था ना, और सी का कौन सा था? चौथा था, और डी का दूसरा था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं, घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए कहता है कौवा, ऑप्शन बी कहता है कठफोड़वा, ऑप्शन सी कहता है शक्करखोरा, ऑप्शन डी कहता है दार्जिन चिड़िया। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कठफोड़वा क्या होता है? पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और दर्जी चिड़िया तो हमने अभी आपको बताया ही था कि जो दो पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अजय भोपाल में है और गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित रहना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि अजय भोपाल में है और गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित रहना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति है। तो अब हम पहले मैप में देखेंगे अजय कहाँ है? भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ये भोपाल है। और इसको कहाँ की बात हो रही थी? गंगटोक, यानी कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक की बात हो रही थी। ये हमारा यहाँ पे सिक्किम है, उसकी गंगटोक राजधानी है सिक्किम की, ये सिक्किम है हमारा। और किसकी बात हो रही थी? पुडुचेरी। तो यहाँ पे हमारा पुडुचेरी है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो किसकी बात हो रही थी कि उपस्थित उसको कहाँ पे है? भोपाल में। तो बताना है कि दिशा क्या होगी। तो इधर हमारा यहाँ से इसका इधर यहाँ से गंगटोक हो गया और नीचे की दिशा इधर से क्या होगा? यहाँ पे क्या है? पुडुचेरी है। अब यहीं पे हम डायरेक्शन बनाएंगे। तो ऊपर की तरफ हमारा उत्तर होता है, इधर की तरफ हमारा पूरब होता है, और इधर की तरफ हमारा पश्चिम होता है, और नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होता है। तो इधर की जो दिशा है वो हमारी क्या हो जाएगी? उत्तर पूरब। भाई गंगटोक की क्या हो जाएगी? उत्तर पूरब। और जो ये पुडुचेरी है तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब। बहुत इजी था ये तो। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो जिसमें हमारा उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब होगा वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य से संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत यानी कि एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भारत के किस राज्य में संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? क्या करती है? वहाँ पे लॉटरी निकालती है और बताती है कि उस साल खेती की जमीन किसको मिलेगी। तो ऑप्शन ए कहता है ये कहाँ का है? तो ऑप्शन ए कहता है कि लद्दाख, ऑप्शन बी कहता है मिजोरम। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किस बात हो रही थी? किस राज्य की? मिजोरम राज्य की बात हो रही थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात हो रही थी? मिजोरम की। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि गांव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग
3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। यह राज्य है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि गाँव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग उसे 3 से 5 पॉइंट मीटर 10 से यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। तो ऑप्शन ए कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन बी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है असम। तो ये किस राज्य की बात हो रही है? असम की राज्य की बात हो रही है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये लकड़ी के बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट इनकी ऊंचाई होती है और ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ बारिश कम पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश कम पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोतकर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? ऑप्शन ए कहता है लद्दाख, ऑप्शन बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है असम, ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है। वहाँ पर बारिश बहुत कम पड़ती है और वहाँ की दीवारें जो है मिट्टी की बनाई जाती हैं, उन्हें पोतकर सुंदर बनाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि दीवारें मिट्टी से पोतकर सुंदर बनाई गई हैं और उनकी छतें जो है वो कैसी बनाई गई हैं? कटीली झाड़ियों की बनाई गई हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन को क्या करना है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलना है। पहले क्या कहता है कि वो आप रेलवे स्टेशन पर हैं, अभी पता नहीं कहाँ पे रेलवे स्टेशन है। फिर कहता है कि अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए क्या कहता है कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं। आपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए क्या किया? सबसे पहले ठीक उत्तर में, तो उत्तर तो हमारा ऊपर ही होता है ना, तो ठीक उत्तर में आप कितने गए? 50 मीटर गए। फिर क्या कह रहा है कि फिर उसके बाद ठीक पूरब में 100 मीटर चलते हैं। तो पूरब हमारा किधर हुआ? इधर हुआ। इधर कितना गए? 100 मीटर चले। फिर क्या कहता है? फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं। तो फिर ऊपर जाना है उत्तर, तो कितना चलना है? 300 मीटर चलना है। ठीक है। फिर कहता है अंदर में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलना है। तो फिर इधर भाई, इधर पश्चिम है ना, तो 160 मीटर चलेंगे। फिर कहता है चलकर परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच गए हैं। 160 मीटर थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। चले, तो क्या कहता है कि परीक्षा केंद्र पर आप पहुंच गए। अब कह रहा है कि परीक्षा केंद्र के सापेक्ष स्टेशन की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पे थे ना स्टेशन पर, तो यहाँ से यहाँ पर आप पहुँचे हैं, तो इसकी और इसकी दिशा आपको बतानी है। तो यहीं पे हम डायरेक्शन बना लेंगे और क्या करेंगे, इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, इधर हमारा पूरब होता है और इधर हमारा पश्चिम होता है। तो इधर की दिशा हमारी क्या होगी? नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है, तो यहाँ की दिशा क्या हो जाएगी हमारी? दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पूरब की बात हो रही थी। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस में
तो आज हमने ईवीएस एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।